फ्रेंड्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा साइटोलॉजी यानी कि सेल वाला चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने पार्ट्स ऑफ सेल को पूरा पढ़ लिया है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सेल डिवीज़न को। सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए और उनके नोट्स बनाइए। ये हमारा साइटोलॉजी का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान रहेगा, ये इसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं। सबसे फर्स्ट जो हेडिंग रहेगा हमारा वो रहेगा सेल डिवीज़न का। सेल डिवीज़न, देखो सेल डिवीज़न है, इसको सेल डिवीज़न को हिंदी में बोला जाता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है। सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है, माइटोसिस प्रोसेस क्या होती है, मियोसिस प्रोसेस क्या होती है, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन है, ये क्या होता है। तो इस सेल डिवीज़न में हमको यही समझना है। देखिए, सेल डिवीज़न क्या होता है। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका स्वयं को विभाजित करके और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे बोला जाता है सेल डिवीज़न। क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखिए कि एक जो सेल है, एक सेल है, इस सेल ने स्वयं को क्या करा, विभाजित करा और विभाजित करने के बाद ये नई सेल्स बनाई। तो ये जो प्रोसेस हुई है, एक नई सेल का निर्माण हुआ है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कोशिका विभाजन। यानी कि कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका जिसमें एक कोशिका स्वयं को विभाजित करके स्वयं को विभाजित करके स्वयं को विभाजित करके नई कोशिकाओं का नई कोशिकाओं का या नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए ये एक सेल थी, एक सेल थी ये वाली। इस सेल ने क्या करा, स्वयं को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद फिर बहुत सारी नई सेल्स का क्या करा, निर्माण करा। तो जिस प्रोसेस से करती है, वो जिस प्रक्रिया से होती है, एक सेल स्वयं को जब विभाजित करती है, तो वो प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका, ये जो एक कोशिका है यानी इसको हम मान लेते पेरेंट सेल है, पितृ कोशिका है या मातृ कोशिका है, इसने क्या करा, स्वयं को विभाजित कर लिया और बहुत सारी सेल्स में क्या हो चुकी है, ये टूट चुकी है। इसको डॉटर सेल कहा, डॉटर सेल, या फिर इसको हम कह लें पुत्री कोशिका। ठीक है, तो कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका, यहाँ पर ये जो एक कोशिका थी पेरेंट सेल थी, इसने स्वयं को विभाजित करा और विभाजित करने के बाद इसने बहुत सारी नई कोशिकाओं का निर्माण करा। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये जो सेल डिवीजन होता है, ये कोशिका विभाजन, ये 2 प्रकार का होता है। सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, तो सेल डिवीजन या फिर हम कहें कोशिका विभाजन जो होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक को बोला जाता है माइटोसिस और दूसरे को कहा जाता है मियोसिस। देखिए यहाँ पर एक को कहा माइटोसिस
माइटोसिस और एक को कहा मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन कितने टाइप का है? तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को कहा जाता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस को हिंदी में बोला जाता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, जबकि मियोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये माइटोसिस का मीनिंग क्या होता है और मियोसिस का मीनिंग क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्ध समसूत्री विभाजन क्या होता है। देखो यहाँ पर आप लोगों को दो वर्ड दिख रहे हैं, एक तो सम दिख रहा है और दूसरा सूत्र। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, और यहाँ सूत्र से तात्पर्य है गुणसूत्र। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो अर्ध, अर्ध मतलब आधे, और सूत्र मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिए हैं, एक बार आप लोग देख लेना, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, देखिए अब सेल डिवीजन दो प्रकार का है, एक तो माइटोसिस है और दूसरा है मियोसिस। एक को कहा समसूत्री विभाजन और दूसरे को कहा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री मतलब समान गुणसूत्र, अर्धसूत्री मीन्स आधे गुणसूत्र। देखो अब माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में क्या होता है, देखो एक ये सेल है और सेल डिवीजन क्या होता है कि सेल डिवीजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक सेल, ये जो पेरेंट सेल है, ये जो पेरेंट सेल है, इसने क्या करा, स्वयं को विभाजित कर लिया। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं में टूट गई, तो इसको हमने तो सेल डिवीजन प्रोसेस दिया। ठीक है, तो माइटोसिस प्रोसेस क्या होती है? माइटोसिस प्रोसेस में जो गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए कि ये जो पेरेंट सेल थी, इस पेरेंट सेल में 4 गुणसूत्र थे। ठीक है, अब माइटोसिस प्रोसेस में क्या हुआ कि जब सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन के बाद जो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ, तो इसमें जो गुणसूत्र ट्रांसफर होंगे, जो गुणसूत्र ट्रांसफर होंगे वो कैसे होंगे? समान, यानी इसमें 4 थे तो सभी सेल्स में कितने गुणसूत्र ट्रांसफर होंगे? 4 4 4 4। ठीक है, तो इसको बोला जाता है माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। ये एक सेल थी, इसने स्वयं को विभाजित करा, नई सेल्स का निर्माण करा, तो नई सेल्स में जो गुणसूत्र जाएंगे तो कैसे जाएंगे? समान जाएंगे। पेरेंट सेल में 4 थे, तो ये जो डॉटर सेल है, इन डॉटर सेल में भी कितने? तो समान गुणसूत्र जाएंगे, यानी कि 4 4 4 4 4। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम्स में बताया था कि जो क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑटोसोम होते हैं और दूसरे होते हैं एलोसोम। वो बताया था मैंने आप लोगों को कि जो ऑटोसोम होते हैं, जो ऑटोसोम होते हैं ये क्या होते हैं? तो ऑटोसोम मतलब कि ऐसे गुणसूत्र जो लड़का और लड़की में कैसे ट्रांसफर होते हैं? तो समान ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स है, ये किस प्रोसेस से आए? तो ये माइटोसिस से आए। ठीक है, तो माइटोसिस समझ में आ गया। माइटोसिस मतलब समान गुणसूत्र ट्रांसफर होना। पेरेंट सेल जब स्वयं को विभाजित करती है तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं, इनमें क्या होता है? समान गुणसूत्र क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, चलिए मियोसिस प्रोसेस क्या होती है? मियोसिस को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ये पेरेंट सेल है आपकी, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल या पितृ कोशिका ने स्वयं को विभाजित करा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है, मान के चलिए कि इस पेरेंट सेल में 4 गुणसूत्र मौजूद थे, तो यहाँ पर जो मियोसिस प्रोसेस होगी, तो अर्ध का मतलब क्या होता है? आधे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पेरेंट सेल स्वयं को विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो इनमें जो गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होंगे? आधे आधे, मतलब 2 2 2 2। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मियोसिस। जैसे क्रोमोसोम्स में हमने ऑटोसोम पढ़ा था, जिसमें जो लड़का और लड़की में गुणसूत्र कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। वहीं मैंने आप लोगों को एलोसोम बताया था, तो एलोसोम क्या होते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो लड़का और लड़की में समान नहीं होते हैं। समान नहीं है मतलब आधे आधे हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑटोसोम मियोसिस में होते हैं और
माइटोसिस में एलोसोम होते हैं मियोसिस में और ऑटोसोम होते हैं माइटोसिस में। ठीक है, तो ये आपका सेल डिवीजन था। चलिए अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एनिमल सेल को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें देखिए आप लोगों को जो डिफरेंस देखना है, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, और सेकंड है हमारी एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। ठीक है, देखो प्लांट सेल या पादप कोशिका और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो देखिए आप लोग, सबसे पहला डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है इनका साइज। जैसे प्लांट सेल का जो साइज होता है वो कैसा होता है, बड़ा, है ना। प्लांट पादप पेड़ पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो प्लांट सेल का जो आकार होता है वो कैसा रहता है, बड़ा होता है, बिग होता है। जबकि एनिमल सेल का जो आकार होता है ये आकार कैसा रहता है, तो इसका आकार जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, प्लांट वैसे ही बड़े रहते हैं एनिमल से, तो यहाँ पर प्लांट सेल का जो आकार है वो बड़ा है, और यहाँ पर जो एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, सेकंड पॉइंट डिफरेंस ये है कि इसमें जो केंद्रक होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो आकार है, न्यूक्लियस का जो आकार होता है वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में केंद्रक का जो आकार होता है, केंद्रक का जो आकार होता है ये आकार कैसा रहेगा, केंद्रक का आकार छोटा रहेगा, क्योंकि एनिमल सेल छोटी होती है और यहाँ पर प्लांट सेल क्या होती है, बड़ी। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो साइज होता है, आकार होता है, वो कैसा होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पर एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट सेल होता है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर था इसमें आप लोगों ने यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। तो प्लांट सेल होती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में ये क्या होती है, अब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि कैसी रहती है, अनुपस्थित रहती है। ठीक है, चौथा डिफरेंस क्या हो सकता है, तो चौथा डिफरेंस है कि प्लांट सेल का जो भारी आवरण होता है, प्लांट सेल का जो भारी आवरण होता है, उस भारी आवरण को बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये ऊपर लिखा था जो हमने, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कैसे रहती है, अब्सेंट रहती है। तो जो प्लांट सेल रहती है, ये हमारी जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल का जो भारी आवरण है, इस भारी आवरण को क्या कहा जाता है, सेल वॉल। और भीतरी आवरण को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो देखो इसमें भारी आवरण सेल वॉल क्या होता है, परंतु यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये जो बाहरी आवरण होता है यानी कि सेल वॉल, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इसका जो बाहरी आवरण रहेगा ये क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। मतलब इसका जो बाहरी आवरण है उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आप लोग, सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है, तो बचा क्या इसके बाद, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, मतलब प्लांट सेल का जो बाहरी आवरण है इसको कहा कोशिका भित्ति, और एनिमल सेल का जो भारी आवरण है इसको कहा कोशिका झिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा
कि इसमें लवक जो होते हैं प्लांट सेल में, लवक मतलब प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या काम करते हैं, कलरिंग देने का काम करते हैं। जो पत्तियां रहती हैं या फूल रहते हैं या फ्रूट रहते हैं उनका आप लोगों ने कलर देखा होगा, है ना, तो वो प्लांट में रहता है। मतलब लवक क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, लवक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और एनिमल सेल में जो प्लास्टिड होते हैं या लवक होते हैं या ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता। यदि हमारे अंदर प्लास्टिड पाया जाता तो डिफरेंट टाइप के हमारे बच्चे होते, डिफरेंट टाइप यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमारे क्या होते, बच्चे होते, अलग अलग। अच्छा है हमारे अंदर एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डिफरेंस था इसमें। नेक्स्ट डिफरेंस और क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट डिफरेंस आप लोग याद रखना कि इसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होते हैं ये कभी कभी पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये कभी कभी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में हमेशा पाए जाते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम हमेशा पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स का काम, इसका फंक्शन, इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर ये सभी समझा दिया है मैंने प्रीवियस वीडियो में कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, तो आप लोगों को बताया था मैंने लाइसोसोम्स का काम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का। देखो, इनका जो प्लांट सेल का जो संचित खाना होता है, प्लांट सेल का जो संचित खाना है, संचित खाना मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं वैक्यूल्स की बात कर रहा था, है ना, मतलब वैक्यूल्स मिलते हैं और प्लांट सेल का जो संचित खाना होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को वैक्यूल्स में। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये, तो जड़ में होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए एनिमल सेल का संचित खाना कौन सा होता है, तो संचित खाना क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि हमारे मानव शरीर में जो स्टोर फूड है, संचित खाना है, रिजर्व फूड है, ये सबसे ज्यादा किसके पास रहता है, तो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है, लीवर के पास रहता है, यकृत के पास रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो वोकल्स होते हैं यानी कि जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका किसको कहा, रिक्तिका सेल का वह पार्ट, इम्फेथी स्पेस होता है, यानी जो सेल में जो खाली जगह होती है उसको हम वोकल्स या फिर क्या कहते हैं, रिक्तिका। तो प्लांट सेल की जो रिक्तिका होती है इसका साइज क्या होता है, बड़ा, मतलब रिक्तिका का आकार कैसा रहता है, बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट सेल बड़ी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका स्टोर फूड भी ज़्यादा रहता है, इसलिए रिक्तिका का आकार भी क्या है, बड़ा। और यहाँ पर जो रिक्तिका होती है एनिमल सेल में उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है प्लांट सेल में, तो आप लोगों को पता है कि प्लांट सेल यानी कि प्लांट पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। यानी कि जो प्लांट सेल है, पादप है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत ही अच्छे से समझेंगे हम लोग जब हम बॉटनी को पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। हमारे अंदर तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, यानी कि हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करते। ठीक है, हम खुद ही बनाते हैं हमारा खाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस देखिए। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि प्लांट सेल जो होता है, इस प्लांट सेल का सबसे कठोर भाग क्या होता है,
तो सबसे फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आप लोगों को सेल वॉल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट का सबसे कठोर भाग होता है। तो प्लांट सेल का जो सबसे कठोर भाग होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। ठीक है। और वहीं आपसे यदि पूछा जाए कि एनिमल सेल का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो आपको आंसर देना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो होता है दांत का इनामेल, दांतों का इनामेल। ठीक है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में 10 डिफरेंस थे। ये वाले क्वेश्चंस आपको मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, साथ में आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देखना सिलेबस उठा के, जो सेल चैप्टर है ये तो सीधा सीधा ही थर्ड पेपर में दिया गया है साइंस में, आप लोग यदि देखेंगे तो। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब इस चैप्टर का साइटोलॉजी का जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पुरानी सेल किसे बोलते हैं सर, या फिर नई सेल किसको बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक क्या होती है या फिर यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, और इनमें क्या डिफरेंस ऐसा रहता है। ठीक है। तो देखो जो सेल होती हैं, जो कोशिका होती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं। जो कोशिका होती है कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये होती है 2 टाइप की। जैसे एक होती है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक। प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक ही कहा जाता है। नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक, और दूसरे नंबर पर है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक है। पीएससी में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है ना। देखो जो पुरानी सेल होती है ना, जो पुरानी सेल होती है उस पुरानी सेल को तो बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है। और जो नई सेल होती है इस नई सेल को बोला जाता है यूकैरियोटिक। अब ये नई पुरानी क्या है, तो ये मान के चलो आप, ये पेरेंट सेल होती है, और पेरेंट सेल यानी कि डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होता है तो क्या करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जो पुरानी सेल होती है उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, और जो नई सेल्स होती है उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक। अब इसको हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। देखो सबसे पहला डिफरेंस आप लोग याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, और साथ ही साथ में ये अनडेवलप्ड होता है यानी अविकसित होता है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ब्रेन तो होता नहीं है। ठीक है। यानी केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और साथ ही साथ में अविकसित होता है। कैसा होता है, अविकसित। ठीक है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल लें, हम लोग उदाहरण लें, तो आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जो बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल यानी कि जो जीवाणु कोशिका रहती है, जीवाणु कोशिका। ये जीवाणु कोशिका पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, सर ये प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है या फिर अविकसित होता है। ठीक है। इसमें आप लोग दूसरा याद रखना कि इसमें यूनिसेल्युलर जीव आते हैं, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर सेल होती है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये यूनिसेल्युलर होती है, मतलब एक कोशीय होती है, एक कोशीय। एक कोशीय मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग
यूकैरियोटिक में देखते हैं तो यहाँ पर तो जो केंद्रक था ये कैसा था, अनुपस्थित था, जबकि यूकैरियोटिक के पास जो केंद्रक रहता है, न्यूक्लियस होता है, ये केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों का ये जो डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में सीधा सा डिफरेंस दिख रहा है, इसमें जो न्यूक्लियस है आप लोगों का, ठीक है, ये जो सेल का जो सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे यूकैरियोटिक्स में तो जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड हमने देखा कि ये कैसा होता है, यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशीय होता है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक में याद रखना ये कैसा होता है, मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर का मतलब क्या होता है, बहुकोशीय, बहुकोशीय। ठीक है, यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल ही पाई जाती है और मल्टी सेल्युलर मतलब बहुकोशीय जीव, जैसे हम लोग। ठीक है, इसमें आप लोग याद रख लेना कि इसमें एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और दूसरा याद रखेंगे हम लोग जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका। ठीक है, तो इसके जो ये बहुकोशीय मल्टी सेल्युलर के दो उदाहरण है, नंबर एक है एनिमल सेल और दूसरी है प्लांट सेल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, इसका जो थर्ड डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स यानी एक गुणसूत्र पाया जाता है। सिंगल सेल है तो एक ही गुणसूत्र मिलेगा, है ना, तो इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मल्टी सेल्युलर है तो इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें क्या आएगा, अभी हम लोगों ने देखा जो सेल डिवीजन प्रोसेस होती है तो सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस देखी। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता, जबकि यहाँ पर हम देखें यूकैरियोटिक में तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। मतलब जो माइटोसिस प्रोसेस है वो इसमें हो रही है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, 70S टाइप के पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो राइबोसोम होते हैं ये राइबोसोम 80S टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस और क्या हो सकता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो इसका जो छठा डिफरेंस है वो आप लोगों को याद रखना है। छठा डिफरेंस इसमें याद रखना है, इसकी जो सेल वॉल होती है ये सेल वॉल बड़ी थिन होती है। थिन मतलब क्या है, थिन मतलब होता है पतली। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो कैसी होती है, पतली होती है, जबकि यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है, ये मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आपको क्या याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है आपका वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है ना। इसमें आप लोग क्या याद रखेंगे, जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है। इसमें क्या याद रखेंगे, जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। डीएनए
हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका ये एब्सेंट होती है यानी कि नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में रिक्तिका जो होती है, वैक्यूल्स होते हैं, जो एम्फैथी स्पेस होता है हमारी सेल का, वो क्या होता है, पाया जाता है। मतलब इसमें रिक्तिका क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। रिक्तिका इसमें नहीं पाई जाएगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और डिफरेंस देखें हम तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये आपके सेल के दो टाइप, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, जिसमें मैंने आप लोगों को इसमें डिफरेंस बता दिए हैं। साथ ही साथ में आप लोग डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और इसके सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था सेल डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो साइटोलॉजी यानी सेल वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों को इसी तरीके के बायोलॉजी के और वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।